वंदे मातरम बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं से हिंदी विषय के पाठ 2 एक नई शुरुआत, जिसकी लेखिका हैं सुश्री कमला चमोला जी। तो इस पाठ में हमें एक ऐसे बच्चे के बारे में जानकारी मिलेगी जो बहुत ही एकदम बिगड़ गया रहता है। तो उसके हमें कैसे बिगड़ता है इसके बारे में जानकारी मिलेगी और उसके बाद उसमें सुधार कैसे आता है और वह एक अच्छा इंसान और अच्छा बच्चा कैसे बन जाता है, उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2 एक नई शुरुआत। लेखिका है सुश्री कमला चमोला जी। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बनाती है। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए, तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत रचना की है। प्रोत्साहन पाकर और उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया, वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि, तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं वह आप समझ लीजिए। मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है, जो अंग्रेजी में इसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, या फिर आप हिंदी में समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि मानसिक रोगों पर रिसर्च करने वाले, या फिर मानसिक जितनी भी समस्याएं होती है या फिर मानसिक रूप से जो भी सोचने समझने की लोगों की शक्ति होती है, उसके बारे में अनेक प्रकार के जो रिसर्च होते हैं, उन खोजों या फिर रिसर्च को संपन्न करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। शिक्षा शास्त्री, तो शिक्षा शास्त्री उन्हें कहा जाता है जो शिक्षा कैसे प्रदान की जानी चाहिए और कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए और शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए, स्कूलों में किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, इन पर ये रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के सभी प्रकार के नियमों का निर्धारण करते हैं। उन्हीं को शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। तो उनका मत है कि, मतलब उनका सोचना है कि, मत मतलब उनका सोचना है या फिर वे चाहते हैं कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव। विद्रोही बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो आप लोग देखते होंगे विद्यालयों में, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में कोई भी पढ़ाई चलती रहती है तो उसमें ध्यान नहीं रहता है, क्लास में उद्दंडता करते रहते हैं, सभी बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तथा किसी कार्यक्रम में भी अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस प्रकार के बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही, उपेक्षा का भाव मतलब इग्नोर करने वाला, अंग्रेजी आजकल आप सभी ज्यादा समझते हैं तो इग्नोर करने वाला बोल सकते हैं। तो इग्नोर करने वाला, उनके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए और उनको दंडात्मक कार्यवाही उनके ऊपर नहीं की जानी चाहिए। अगर हम उपेक्षा करते हैं या फिर दंडात्मक कार्यवाही करते हैं तो उन बच्चों को हम और अधिक उग्र बनाते हैं। उग्र मतलब और अधिक गुस्सैल या फिर और ज्यादा बिगाड़ते हैं। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले, उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए, तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कभी कभी आपके विद्यालय में भी किसी बदमाश प्रकार के बच्चे, वैसे तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है जो थोड़ी थोड़ी बदमाशियां करता हो, उसे अगर कोई कार्य सौंपा जाता है जो पहले वह ऐसा कार्य कभी ना किया हो, तो उस कार्य को वह बहुत अच्छे से संपन्न करता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि उनको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य मिले और उनको प्रोत्साहन दिया जाए तो वे अच्छा कार्य करते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना
की है। कमला चमोला जी ने इसी सिद्धांत पर इस कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पाकर कहानी का जो मुख्य पात्र रहता है सुधीर, जो थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है, उसमें कैसे बदलाव आता है उसी को इसमें बताया गया है। तो बाल मनोविज्ञान अर्थात बच्चों के मानसिक स्थितियों के जो विज्ञान है उस पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्या के लिए? एक शिक्षण व्यवस्था को सही रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो अब पाठ स्टार्ट होता है। श्रीकांत को कक्षा मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा के 25% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। श्रीकांत को कक्षा मॉनिटर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। किस लिए समर्थन किया है? कि उसे क्लास मॉनिटर या फिर कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए। तो कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। घोषणा कौन करता है? उनके क्लास टीचर रहते हैं या फिर कक्षा अध्यापक रहते हैं शर्मा जी। तो वे जब घोषणा करते हैं कि श्रीकांत को इस कक्षा का कक्षा मॉनिटर बनाया जाता है तब सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक ऐसा बच्चा रहता है जो न तो तालियां बजाता है न मुस्कुराता है, बल्कि वो क्या करता है? तिरछी नजर से श्रीकांत को देखकर घूरते रहता है। ठीक है, तो वह तिरछी नजर से श्रीकांत को देखकर घूरते रहता है। कौन घूरते रहता है? जिसका नाम सुधीर रहता है, जो बदमाश लड़का रहता है। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़ कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। जब श्रीकांत उसकी ओर देखता है तो सुधीर अपनी गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगता है। तो श्रीकांत मुस्कुरा पड़ता है और वह जानते रहता है कि सुधीर उससे ईर्ष्या करता है और सुधीर एक बदमाश किस्म का लड़का है, तो वह उससे ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा कर रहा होता है। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। किसको? श्रीकांत को। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। श्रीकांत एक कैसा लड़का था? वह एक एकदम शरीफ प्रकार का लड़का और होशियार भी था। क्लास में सबसे अधिक होशियार लड़का था तथा शरीफ भी था, जिससे उसके कक्षा के सभी लड़के लड़कियां प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। श्रीकांत की सभी लड़कों के साथ दोस्ती भी हो गई थी और पढ़ाई में भी वह एक अच्छा लड़का था। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में अपनी हेठी समझता था। सुधीर क्या समझता था? सुधीर को लगता था कि जब से श्रीकांत आया है तो सभी लड़के श्रीकांत की तरफ ही आकर्षित होते हैं, उसके साथ तो कोई बात भी नहीं करता, ऐसा वह समझता था और मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या करता था और उससे जलते रहता था। ठीक है, श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करना मतलब जलन होना। ठीक है, सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। सुधीर कैसा था? सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल बोला जा रहा मतलब उसको एकदम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। अक्खड़ मतलब केवल अपनी बात मानने वाला और रूखे सूखे किस्म का इंसान, जो किसी के साथ मीठी बात नहीं करता था, केवल अकड़ के बात करता था। और शरारती लड़का था, हमेशा शरारत करते रहता था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत में भी पड़ गया है। यहाँ पे सोहबत शब्द आया है तो सोहबत का अर्थ होता है संगत। ठीक है, सोहबत एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी में संगति या फिर संगत कह सकते हैं। तो वह गलत सोहबत में पड़ गया था कहा जा रहा है, या फिर वह गलत संगति में पड़ गया था। सभी उससे बात करने में कतराते थे। तो कोई ज्यादा अधिक बदमाश रहता है या फिर गलत संगति वाला लड़का रहता है तो उससे
सभी लोग बात करने में कतराते हैं। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। किसी बदमाश लड़के की ओर कोई भी नहीं देखता है या फिर उनसे बात करने से डरते हैं सभी। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? जब वहां जाता है, कौन जाता है? श्रीकांत सुधीर के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? तब वह सुधीर क्या जवाब देता है, मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, वरना। तो इस प्रकार के डायलॉग सुधीर बोलता है। किसे बोलता है? श्रीकांत को। श्रीकांत का मॉनिटर बनना भी सुधीर को पसंद नहीं आते रहता है, क्योंकि अब मॉनिटर बनने के बाद सभी उसकी बातों को मानते हैं और उसे अच्छा मानने लगते हैं, सभी उससे दोस्ती करते हैं और सुधीर के पास कोई नहीं रहता, इसलिए वह श्रीकांत से ईर्ष्या करने लगता है। और जब श्रीकांत उसके पास पूछने आता है तो उस पर गुस्सा करके इस प्रकार की बात उसे कहता है। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। तो ये जो बात उसने कही, वरना बोल के चला गया, तो यही बात हो गई कि अप्रत्यक्ष सी धमकी। प्रत्यक्ष धमकी क्या होती है? मतलब सामने में बोल के जाओगे कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा या फिर मैं तुम्हें कुछ भी करूंगा, ये प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन क्या करोगे या फिर कैसे करोगे उसको कुछ नहीं बोलना और थोड़ा सा सामने वाले को कुछ डरा देना, तो यही अप्रत्यक्ष सी धमकी हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। अब कोई ऐसा बोलेगा धमकी देने के जैसे, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा व्यवहार। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सब ने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, सुधीर कैसे बिगड़ा, इसके बारे में हमें इस पैराग्राफ में जानने को मिलता है। तो सुधीर कब से बिगड़ने लगा, इसमें पता चल रहा है कि सुधीर 8वीं कक्षा में था, तब से बिगड़ने लगा। अभी भी आप लोग भी 8वीं कक्षा में हैं, तो ध्यान से रहें, अच्छे से रहें, शरारत ना करें। तो जब एक दिन की बात है, जब वह शरारती तो बचपन से था, तो एक बार वह किसी प्रकार की गलती करता है, शरारत करता है, तब उसे पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर अकेले खड़ा रख के उसे सजा दी जाती है। तो उस घटना के बाद उसके स्कूल के सभी बच्चे उससे बात करना बंद कर देते हैं, उससे दूर दूर रहना पसंद करते हैं। तो सभी जो टीचर रहते हैं वे भी उसे बिगड़ा हुआ लड़का मानकर उससे दूरी बनाकर रखते हैं, उसे किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं देते हैं। तो इन सब से अब सुधीर अकेलापन महसूस करके या फिर अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर किए जाने से वह दुखी होकर अब थोड़ा सा बदल जाता है और खुद को अब बदमाश बना लेता है। वह गलत लोगों की संगत में भी पड़ जाता है, उसके बाहर से गलत मित्र भी बन जाते हैं, जिससे वह और भी बहुत बिगड़ जाता है। अब सारे बच्चे उनके क्लास वाले और सुधीर भी 10वीं की कक्षा में हैं, और 10वीं तक पहुंचते पहुंचते सुधीर कैसा हो गया है, बहुत ज्यादा बिगड़कर अपने आप को स्कूल का दादा समझने लगता है। दादा मतलब बड़ा वाला गुंडा, उससे बड़ा और कोई नहीं, ऐसा समझने लगता है। सुमेश की बात सुनकर
श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाएं, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए, तो शायद वह सुधर जाए। तो अब सुमेश की बात सुनता है। ये पूरी कहानी किसे, श्रीकांत को किसने बताई? सुमेश ने बताई। सुमेश नाम का एक लड़का था श्रीकांत की क्लास में, जिसने सुधीर के बिगड़ने के बारे में पूरी कहानी श्रीकांत को बताई। अब उसकी बात सुनकर श्रीकांत सोचने लगता है कि सुधीर के बिगड़ने के पीछे सुधीर का स्वयं का हाथ नहीं है, बल्कि उसके स्कूल के या फिर कक्षा के सभी लड़के लड़कियों का हाथ है, जो उससे बात करना छोड़ दिए और उसे अकेला छोड़ने लगे और सभी बदमाश समझने लगे, और सारे अध्यापक भी उसे अलग नजर से देखने लगे और प्रताड़ना देने लगे। तो उनके क्लास के लड़के लड़कियों और अध्यापकों का भी इसमें हाथ है, ऐसा वह सोचने लगता है। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। सुधीर को कोई प्रेम की भाषा में कभी बात नहीं किया, उसे किसी प्रकार का महत्वपूर्ण काम नहीं दिया गया, उससे अच्छे से किसी टीचर ने या फिर किसी और बच्चे ने उससे अच्छे से व्यवहार भी नहीं किया। तो इसलिए वह धीरे धीरे बिगड़ते गया। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया। अब किसी को अकेले खड़ा कर दोगे मैदान में और उसे सजा दिया जा रहा है, ऐसा सभी बच्चों को बता दिया जाए, तो उसके मन में एक अलग ही प्रकार का दुख या फिर गलत भाव उत्पन्न हो जाता है। सभी के प्रति गुस्से का भाव आ जाता है। ठीक है। तो और जिसको सजा दी जाती रहेगी उसके बारे में क्लास के सभी अन्य बच्चों के भाव भी बदल जाते हैं। उसके ऊपर हंसी उड़ाते हैं या फिर उससे बात करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार का जो माहौल होता है, उससे जिसे सजा दी जाती है वह लड़का पूरी तरह से और बिगड़ने लगता है। तो इस प्रकार की सजाएं विद्यालयों में नहीं दी जानी चाहिए, यही इसमें कहा जाता है। अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर काम में उसे अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाए। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चार्ट लेकर आता था, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता था। अब सुधीर क्या करता था, श्रीकांत को परेशान किया करता था ताकि उसके मॉनिटर का काम संभालने में उसे मुश्किल हो। तो क्या करता था, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी कार्टून बना देता था। कब बनाता था, जब श्रीकांत ब्लैक बोर्ड मिटाकर चौक लेने जाता था तब। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो एक साथी इस कदर शोर मचाते थे कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती थी, मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। तो अब श्रीकांत के मॉनिटर बनने पर सुधीर और क्या करता था, उसके दोस्तों के साथ मिलकर वह कक्षा में शोर मचाता था या फिर हल्ला करने लगते थे वो लोग। तो इससे श्रीकांत को डांट पड़ती थी। अब क्लास मॉनिटर ही डांट खाता है, क्लास में कुछ गलती होती है तो उसी प्रकार से श्रीकांत को डांट पड़े, इसके लिए वे इस प्रकार का कार्य करते थे। स्कूल का वार्षिकोत्सव करीब आ रहा था। कक्षाध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है, वह यह भूमिका अच्छी तरह कर सकता है। तो अब स्कूल का उनका वार्षिकोत्सव आने वाला था। कक्षा 10 में 10वीं में सभी पढ़ रहे थे। तो उनके कक्षा अध्यापक क्लास टीचर ने एक नाटक की प्रस्तुति देने का निश्चय किया था। तो उसके लिए वे पात्रों का चयन कर रहे थे। पात्र मतलब क्या हो जाएगा, उसके जितने भी प्रतिभागी रहेंगे, नाटक में भाग लेने वाले जो भी
प्रतिभागी रहेंगे वे अलग अलग पात्र रहेंगे। किसका किसका किरदार कौन कौन निभा रहा है उसका चयन किया जाना था। तो श्रीकांत को उनके टीचर ने, क्लास टीचर ने, कक्षा अध्यापक ने राणा की भूमिका के लिए चुना। तो वह तुरंत खड़े होकर बोलता है कि शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए, उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसे समझ में आ गया रहता है कि सुधीर को अगर ठीक करना है तो सुधीर को विद्यालय में महत्वपूर्ण काम सौंपे जाने चाहिए, जिससे वह अपने आप को विद्यालय से कटा कटा महसूस न करे, बल्कि विद्यालय को अपना भावना से देखे और किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना छोड़ दे। तो इसलिए वह उसकी तारीफ करता है और उसे नाटक में लेने के लिए अपने क्लास टीचर को अप्रोच करता है। मगर कौन बोलता है? अध्यापक बोलते हैं। तो अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काट कर बोला, मगर बोलते हैं उनके अध्यापक संदेह प्रकट करने लगते हैं, क्योंकि श्रीकांत के बारे में श्रीकांत तो उनसे बोलता है सुधीर के बारे में कि उन्हें सुधीर को रख लिया जाए नाटक में, लेकिन सुधीर के बारे में उनके अध्यापक जानते रहते हैं कि सुधीर एक बदमाश लड़का है जो नाटक में आज तक कई सालों से भाग नहीं लिया, वो इस वर्ष क्या करेगा, ऐसा वे सोचते रहते हैं। लेकिन अब श्रीकांत फिर से उनकी बात काट कर बोलता है, मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन के साथ कर पाएगा, पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। क्या कहता है? मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर, ऐसा कहता है। तो इसकी बातों को सुनकर अब सुधीर थोड़ा सा अच्छा फील करने लगता है। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया जाता है। सुधीर कई वर्ष बाद किसी स्कूल के आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नजरों से बीच बीच में श्रीकांत को देख रहा था। तो कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता का मतलब होता है किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानना और उसके प्रति आदर का भाव या फिर आभार प्रकट करने वाला भाव अपने मन में लाना, वही कृतज्ञता का भाव होता है। ठीक है, तो कृतज्ञता के भाव से श्रीकांत को देख रहा था कि श्रीकांत ने मेरे लिए इतना किया। तो प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। अब प्रतिदिन उनके नाटक का अभ्यास होने लगा। आप लोग भी वार्षिकोत्सव का जब टाइम आता है तो आप लोग भी अपने नाटक या फिर नृत्य का अभ्यास करते रहते हैं। तो उसी प्रकार के इनके विद्यालय में भी अभ्यास होने लगा था। तो अब सुधीर अब कैसा हो गया था, थोड़ा सा उसमें बदलाव आया था। जब पहले बहुत बदमाशी करता था, किसी से बात नहीं करता था और गुस्सा करते रहता था, तो अब उसका गुस्सा कम हो गया था, वह शांत नजर आने लगा था। एक दिन अभ्यास में देर हो जाती है। क्या हो जाती है? शाम को जब ये नाटक का अभ्यास करते रहते हैं, तब करते करते देर हो जाती है, तो अब अंधेरा होने लगा रहता है। तो उनके अध्यापक बोलते हैं, जो टीचर रहते हैं नाटक सिखाने वाले, कि श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, तुम लोग लड़के हो, तुम लोग तो चले जाओगे पहले, लेकिन इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा, ऐसा श्रीकांत को उनके टीचर कहते हैं। तो श्रीकांत कहता है, आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़ कर आऊंगा, वंदना और मीरा को रवि, और गीता व सुप्रिया को सुधीर। तो अब क्या बोलता है कि टीचर को बोलता है, अपने अध्यापक को श्रीकांत बोलता है, आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें उनके घर पहुंचा देंगे। तो नाम अलग अलग नाम पकड़ता है कि इन्हें ये छोड़ने जाएंगे। वे तीन दोस्त रहते हैं जो अलग अलग अपने ग्रुप की जो बहनें रहती हैं उनको
उनके घर छोड़ने चले जाएंगे बोलते हैं। तो अब सुधीर एक पहले से बदमाश लड़का रहता है, सभी विद्यालय के बच्चे उससे डरते रहते हैं। तो अब जब सुधीर की बात आती है कि सुधीर गीता और सुप्रिया को छोड़ने जाएगा, तो गीता और सुप्रिया चौंक पड़ती हैं, बोलती हैं क्या? गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो? ऐसा वे दोनों बोलती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। श्रीकांत क्या कहता है? गीता और सुप्रिया से कहता है कि सुधीर बदमाश नहीं है, मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ, हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज लगाई। तो अब क्या होता है? गीता और सुप्रिया मान जाते हैं श्रीकांत के समझाने पर। श्रीकांत कैसे समझाता है कि श्रीकांत उनको बताता है कि सुधीर सबसे अलग थलग रहकर उसे लोग गैर जिम्मेदार मानने लगे थे, इसलिए वह धीरे धीरे बिगड़ते गया है, और अगर हम उसे जिम्मेदारी भरा कार्य सौंपेंगे और उसे अपने करीब लाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो वह धीरे धीरे सुधर जाएगा। ऐसा वह कहता है। तब सुधीर को बुलाता है, सुधीर जरा इधर आओ, तो हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ आओ। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत सुधीर को बुलाकर बताता है कि आज हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। क्या करना है? मैं सुनंदा और रीता को साथ में लेकर उनके घर छोड़ के आ रहा हूँ, और तुम गीता और सुप्रिया को उनके घर छोड़कर आ जाओ। तो सुधीर को लगता है कि आज तक उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया, सभी उसे नजरअंदाज करते थे, अलग थलग रखते थे, और श्रीकांत उसे एक अच्छे से व्यवहार कर रहा है और इतना जिम्मेदारी भरा कार्य सौंप रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है। इस बात को वह देखकर उसकी आंखें फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। ऐसा लिखा है, मतलब वह आश्चर्यचकित होकर श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। नमी उतर आना मतलब आंखों में थोड़ी थोड़ी आंसू आ जाना। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह देखकर वह उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी आंसू आ गई, जिसे छिपा कर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? तो हाँ, क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुरा कर बोली। अब सुप्रिया और गीता को श्रीकांत ने पहले ही समझा दिया था, इसलिए वे दोनों मान गए थे। तो सुधीर के पूछने पर वे हाँ क्यों नहीं, चलो कहकर बोलने लगे। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़ियां हों जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। ऐसा कौन कहता है? गीता कहती है। किससे? श्रीकांत से गीता कहती है कि भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़ियां हों और जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगे। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। सुधीर एक अच्छा लड़का था, लेकिन वह दूसरों को दिखाने के लिए गुस्सा किया करता था और अपने आप को स्कूल का दादा बताता था, ठीक है, लेकिन वह दिल से एक अच्छा लड़का था, इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल एकदम अच्छे से निभाई, जिससे वे दोनों भी खुश थी। कौन? गीता और सुप्रिया। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिकोत्सव सफल रहा
और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हाल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। अब वार्षिकोत्सव समाप्त हो जाता है, इनाम वितरण का दिन आता है, तो अब सुधीर को स्टेज पर बुलाया जाता है। किस पुरस्कार के लिए? सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलते रहता है, उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलता है। इसमें उनके जो नाटक हुआ रहता है उसमें सबसे अच्छा अभिनय करने वाला अभिनेता का पुरस्कार उसे मिलते रहता है। और जब उसे पुरस्कार दिया जाता है तो पूरे हाल में सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं, तालियां गूंजने लगती हैं। तो सुधीर के चेहरे पर एक संकोच भरा गर्व रहता है। गर्व मतलब अपने आप पर विश्वास या फिर अपने आप पर अपने अच्छाई का एहसास होना या फिर अपने आप को अच्छा मानना गर्व की बात होती है। अपने अच्छे कार्य पर घमंड करना समझ लो। तो संकोच किस बात की रहती है? कि संकोच इस बात की रहती है कि मैं तो एक बदमाश बच्चा हूँ, फिर भी मेरे लिए इतना ये सब कर रहे हैं और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, तो कहीं ये सब सही है या फिर कुछ गलत हो रहा है, ऐसा उसे संकोच रहता है। तो सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। तो मेरे पास? ऐसा सुधीर चौंक पड़ता है और बोलता है। इसलिए उनके स्कूल से सभी पिकनिक जाने वाले रहते हैं, तो पिकनिक के लिए सभी 15-15 रुपये जमा करते रहते हैं। तो जिसमें श्रीकांत के पास सभी को पैसे जमा करना रहता है, लेकिन श्रीकांत बोलता है कि मुझे और भी कई काम हैं, तो आप लोग सुधीर के पास पैसे जमा कर लें। तो सुधीर चौंक पड़ता है कि मेरे ऊपर कैसे विश्वास कर रहे हैं, तो मैं तो एक बदमाश लड़का हूँ, ऐसा वो अपने मन ही मन सोचता है और मेरे पास करके बोलता है। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा हुआ था। लोग उसे उसके क्लास के बच्चे चोर भी समझते थे, बिगड़ा हुआ बदमाश भी सोचते थे और चोरी करने वाला लड़का भी सोचते थे। तो वह सोचने लगा क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। तो वह उसके विद्यालय में एक बार फीस के पैसे चुराते हुए भी पकड़ा गया था, जिसे स्कूल के सारे बच्चे जानते थे, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो श्रीकांत को शायद ये पता नहीं होगा, ऐसा भी वह सोचता है। तो श्रीकांत अब जवाब देता है, हाँ पैसे तुम ही इकट्ठा करोगे सुधीर, हाँ पैसे तुम ही इकट्ठा करोगे सुधीर, ऐसा श्रीकांत बोलता है। बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना। किसके पास जमा करना ना? सुधीर को श्रीकांत कहता है कि वर्मा सर के पास बाद में उन पैसों को जमा करके आ जाना। श्रीकांत तो बाहर चला गया, पर सुधीर हतप्रभ सा बैठा था। अब ऐसा बोलकर श्रीकांत तो चला जाता है, लेकिन श्रीकांत की बात को सुनकर सुधीर हतप्रभ सा बैठा था। हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित होकर, शॉक्ड होकर बैठा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। श्रीकांत अब सोचने लगा था कि चलो मेरा जो काम था वह सक्सेस हो रहा है, सुधीर को सुधारने का जो वह उसने काम चालू किया था वह आगे बढ़ रहा है, ऐसा सोचकर वह मुस्कुराने लगता है। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अखरता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। सौम्यता मतलब अब उसकी बात मीठी होती थी और कोमलता के साथ अच्छे से प्रेम से वह बात करने लगा था। पहले अखरता के साथ या फिर घमंड के साथ जोर जोर से डराने धमकाने जैसे बात करता था, जो वह बदल कर अब धीरे धीरे प्रेम से बात करने लगा था। ठीक है, अब वह धीरे धीरे बदल रहा था। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। पहले वह सभी से प्रतिदिन लड़ाई किया करता था और हमेशा उसके मुंह से गालियां निकला करती थी, वह भी अब कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे मतलब
वह धीरे धीरे बदल रहा था। तो कोई अब बहुत बदमाश रहेगा लेकिन अचानक से उसके अंदर चेंजेस आएंगे, वह बदलने लगेगा, तो सभी को थोड़ा आश्चर्य होता है और सभी उसको बदल रहा है ऐसा वे सभी सोचने लगते हैं। तो उसे देख रहे होते हैं और उसके बदलने पर गौर करते रहते हैं। उसी को लक्ष्य कर रहे थे लिखा है। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे, लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है, नीरज बोलता है। तो उनके कक्षा में एक नीरज नाम का लड़का भी रहता है जो सुधीर के क्या बोलने पर, आज सुधीर नहीं, श्रीकांत के बोलने पर कि आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। जब श्रीकांत ऐसा कहता है तब नीरज क्या बोलता है, लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है। तो अब सुधीर फिर से कहता है, लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था, और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के लिए प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। ऐसा श्रीकांत फिर से कहता है। क्या कहता है कि उसके बिगड़ने में यही सब तो कारण था कि उसे अलग थलग रखा गया, और जब अगर हम उसके करीब जाएंगे, उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, उसे हमारा प्रेम मिलेगा, तब वह फिर से सुधरेगा और उसे ऊपर उठने में मदद मिलेगी, ऐसा वह कहता है। तो अब ये सभी सुधीर के घर जाते हैं। शाम को दरवाजे पर खट खट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देख वह सकपका गया। सभी मुस्कुरा कर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर, ऐसा सभी चिल्लाकर बोलते हैं मुस्कुराते हुए। तो शाम को दरवाजे पर खटखट हुई, मतलब दरवाजा उनका खटखटाते हैं कौन, श्रीकांत और उसके 8-10 साथी। और जब सुधीर दरवाजा खोलता है तो उनके दोस्तों को देखकर वह सकपका जाता है, मतलब वह थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये लोग कैसे मेरे घर आ गए, ऐसा वह सोचने लगता है। तो सभी उसे जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है, ऐसा सुधीर पूछता है। तो सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था, पर इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी, ऐसा श्रीकांत बोलता है। सुधीर सोच में पड़ जाता है कि इनको मेरे जन्मदिन के बारे में कैसे पता चला, ऐसा वह सोचते रहता है। तब श्रीकांत उसे जवाब देता है, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं जनाब, ऐसा वह बोलता है। ये डायलॉग मारता है, ठीक है। ये उर्दू का एक मुहावरा है कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं जनाब, ऐसा वह बोलता है। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तभी मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी, ऐसा वह कहता है। तो अब फिर बोलता है, अच्छा आप अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे, ऐसा श्रीकांत फिर से सुधीर को कहता है। तो सुधीर अब उन्हें सभी को अंदर लेकर जाता है और वह प्रसन्नता से उसकी आंखों से प्रसन्नता छलकते रहती है, उसके चेहरे पर पूरे खुशी का भाव रहता है। उसने सभी ने अपने अपने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ, ऐसा उसकी माँ कहती है। सुधीर कैसा हो गया था, अब अकेलापन में उसे ऐसा लगने लगा था कि मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं, इसलिए उसने अपना बर्थडे या फिर जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तो अब सुधीर की माँ भी उन्हें बोलती है कि तुम लोग आए तो अच्छा किए, यह तो जन्मदिन मनाता ही नहीं था, तो तुम्हारे आने से ही कम से कम यह जन्मदिन मनाने लगेगा, वैसा उसकी माँ कहती है। तो अब धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि पूरी कहानी में धीरे धीरे सुधीर के व्यवहार में बहुत चेंज
आने लगा। पहले वह एकदम गुस्सैल अक्खड़ किस्म का लड़का था जो धीरे धीरे नाटक में उसे पात्र मिला। दूसरा, पिकनिक के लिए पैसे जमा करने में उसे जिम्मेदारी मिली। और नाटक के बाद जब प्रैक्टिस के बाद अंधेरा हो गया तब वह गीता और सुप्रिया को घर छोड़ने गया, उसकी जिम्मेदारी मिली। तब उसे सभी प्रेम से बात करने लगे, उसे जिम्मेदारियां देने लगे, उसके ऊपर लोग विश्वास करने लगे। तब उस पर बहुत सारा बदलाव आने लगा, वह धीरे धीरे बदलने लगा। ठीक है, अब आगे है तो श्रीकांत आगे कहता है, देखिए आंटी कहीं बेसन कम न पड़ जाए, देखिए आंटी कहीं बेसन कम न पड़ जाए, हम लोग बिना भर पेट खाए टलने वाले नहीं। ऐसा श्रीकांत बोलता है। तो सुधीर की माँ मुस्कुरा कर बोलती है, घबराओ मत, बहुत बेसन है। ऐसा सुधीर की माँ कहती है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। तो अब उसे बर्थडे की शुभकामनाएं देने गए थे सभी बच्चे, और जब उन्हें उनकी सुधीर की माँ पकौड़े तलकर देती है तो खाते हुए सभी खिलखिलाकर हंसते रहते हैं। सुधीर भी खुलकर सबसे बातचीत करता रहता है, वह बहुत खुश रहता है। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। उसका अब सही एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर दिख रहा था, एक भोलापन या फिर एक अच्छे बच्चे का जो एक्सप्रेशन रहता है, भाव रहता है चेहरे पर, खुशी का भाव भी रहता है, वह उसके चेहरे पर दिख रहा था। ठीक है, श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। वैसे पहले कैसे विद्यालय में व्यवहार करता था, हमेशा एकदम गुस्से में रहता था, गाली गलौज करते रहता था, सभी से लड़ाई झगड़े करता था। लेकिन आज कैसा है, एकदम भोले किस्म का बना हुआ है शरीर और एकदम भोला भाला व्यवहार कर रहा है। तो उससे सुधीर आश्चर्यचकित हो जाता हो तो नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है, लेकिन वह कोई नया रूप देख रहा हो जैसे उसे एहसास होता है। ठीक है, अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बनने लगभग 3 माह होने को है, अब जिम्मेदारी में सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। क्या कहता है, अपने शर्मा सर को बोलता है कि सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। उसे 3 माह हो गए थे मॉनिटर बने, तो अब वह एक और एहसान करना चाहता है, किसके ऊपर, सुधीर के ऊपर। तो ये मेरा लास्ट दांव होगा, इसके बाद तो सुधीर पक्का पूरी तरह से सुधर जाएगा, ऐसा श्रीकांत सोचता है और एक लास्ट ट्रिक अपनाता है। ठीक है, क्या करता है, अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर अपने शर्मा सर से कहता है कि सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है, अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ऐसा वह कहता है, सुधीर को जिम्मेदारी दे देना चाहता हूँ कहता है। तो उसके जो सर रहते हैं, टीचर रहते हैं, अध्यापक रहते हैं, आचार्य जी रहते हैं, वे ठीक है आज से सुधीर मॉनिटर होगा। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा, ऐसा शर्मा जी कहते हैं। तो शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। अब सभी लड़के तालियां बजाने लगते हैं। सुधीर का व्यवहार परिवर्तन होने पर सभी खुश रहते हैं, इसलिए सभी तालियां बजाने लगते हैं। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। सकुचाया सा मतलब संकोच में था और आंखें झुकाकर बैठा था कि मेरे को कैसे ये लोग क्लास मॉनिटर बनाने पर विचार कर रहे हैं, ऐसा वह सोच रहा था। और मन ही मन श्रीकांत के प्रति वह कृतज्ञता का भाव भी उसके मन में आ रहा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नजर श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। तो पाठ यहाँ खत्म होती है और इसमें लास्ट में यह दिख रहा है कि इतना सब करने पर सुधीर पहले अलग थलग रहा करता था, लेकिन जब श्रीकांत ने उसे सभी के करीब लाया और उसे अपनात्व की भावना से बातें करने लगा, उसके साथ प्रेम से बात करने लगे, सभी उसके करीब आने लगे, तब वह उसे जिम्मेदारी भरा काम
सौंपने लगे तब वह धीरे धीरे सुधरने लगा, जिसके बाद उसे नया नया कोई न कोई कार्य उसे सौंपा जाने लगा। और अंत में श्रीकांत ने क्या किया कि उसे मॉनिटर ही बनवा दिया। तो क्लास मॉनिटर बनने के बाद अब सुधीर पूरी तरह से सुधर चुका था और वह श्रीकांत की ओर एकदम कृतज्ञता की नजर से देख रहा था, मानो वह कह रहा हो कि मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में या फिर क्लास मॉनिटर बनाने में या फिर सबकी नजर में बहुत अच्छा बनाने और पूरे विद्यालय में मान सम्मान दिलाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है, ऐसा वह सोच रहा हो। और इसकी जो मौन भाषा थी, जो चेहरे का एक्सप्रेशन था, उसे देखकर श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। कृतज्ञता मतलब होता है किए गए उपकार को मानने का भाव या फिर एहसानमंदी। हतप्रभ मतलब निस्तेज या कांतिहीन। आश्चर्यचकित हो जाना। कयामत मतलब महाप्रलय या फिर आफत। सोहबत मतलब संगति या फिर संसर्ग। कतराना मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को बचाकर किनारे से निकल जाना। शरारती मतलब नटखट। प्रायश्चित पश्चाताप। अक्षरता मतलब किसी का कहना न मानने वाला, उग्र या फिर उद्धत। बखूबी मतलब भली भांति, अच्छी तरह से या फिर पूर्ण रूप से या फिर पूर्णतया। ये थे इसके शब्दार्थ। अब ये अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।